वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर मैथ BSR। और आज हमारी 40 सीरीज की नेक्स्ट वीडियो, इसमें हम चैप्टर 3 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैंने लेटेस्ट CBSE सैंपल पेपर के बेस पे कलेक्ट किए हैं और इन क्वेश्चंस में हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे के सारे वही यूज करने हैं। और उसके लिए मैं बेसिक एक बार रिवाइज करा दूं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर की जो थीम है वो है सॉल्यूशन। कि अगर हमारे पास कोई पेयर है लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, ये हमारे पास एक पेयर होगा। हर क्वेश्चन में हमें दो लीनियर इक्वेशन मिलती है सेम वेरिएबल की। सॉल्यूशन के बेस पे ये जो पेयर होता है ये दो तरीके का होता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कई बार से चेक करने को भी आ जाता है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करने के तो तरीके हैं। वैसे हमारे पास ग्राफिकल भी है कि अगर हम ग्राफ बनाएं और ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर कोइंसिडेंट लाइन आती है तो कंसिस्टेंट, और अगर पैरेलल लाइन आती है तो इनकंसिस्टेंट। लेकिन कंसिस्टेंट में भी दो केस बनते हैं, हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, या तो सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इसका भी पता हमें ग्राफ से चल जाता है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट लाइन है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर सपोज करो कि ग्राफ पैरेलल लाइन का बनता है, तो पैरेलल लाइन का अगर ग्राफ बनता है तो इसका मतलब सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। वैसे हम एल्जेब्रिकली भी ये चेक कर सकते हैं और हमारे पास क्वेश्चंस भी हैं ऐसे कि अगर हम ये जो x के कोफिशिएंट हैं यानी a1 और a2 इनका रेशियो निकालें, और जो y के कोफिशिएंट हैं b1 और b2 इनका रेशियो निकालें और इस रेशियो को कंपेयर करें तो दो ऑप्शन बनेंगे, या तो ये अनइक्वल होगा या ये इक्वल होगा। तो अगर ये इक्वल है तो फिर दो ऑप्शन बनते हैं, क्योंकि अगर ये अनइक्वल है रेशियो तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर ये इक्वल है तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन है। अब वो कंसिस्टेंट में इनफाइनाइट भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट। उसके लिए हमें जो कांस्टेंट टर्म है उनका रेशियो फाइंड करने पड़ेगा, c1/c2। अगर वो भी इनके इक्वल आया तो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर वो डिफरेंट आया c1/c2 तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमें ये बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे को उम्मीद है इसकी बेस पे कम से कम दो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब बाकी जो और वैरायटी क्वेश्चंस की पॉसिबल है वो मैं यहाँ पे तुम लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इनमें कुछ क्वेश्चंस मैंने थोड़े से ऐसे भी लिए हैं कि जो तुमने NCERT से नहीं करे या नहीं देखे तो वो भी तुम्हें करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किए हैं, कुछ सब्जेक्टिव के MCQs तैयार करके। तो अब यहाँ सबसे पहले हम अपने बेसिक पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नीचे से शुरू करेंगे। इसमें हमें दो लाइन दी है और हमें बताना है कि इनका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो कैसा ग्राफ होगा। तो ग्राफ बनाना नहीं है, केवल तुम्हें एल्जेब्रिकली ग्राफ के बारे में सोचना है, जो मैंने अभी बताया था कि जो तुम्हारे पास ये इक्वेशन मिलेगी 9x - 3y + 12 = 0 और 18x - 6y + 12 = 0। तो तुम्हें केवल क्या करना है, एल्जेब्रिकली इसको चेक करना है, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए तो बहुत लंबा प्रोसीजर होगा। केवल एल्जेब्रिकली चेक करोगे। सबसे पहले तुम फाइंड करोगे a1/a2 9/18 यानी 1/2। उसके बाद b1/b2 -3 यानी कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन, b2 का मतलब कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन। सॉल्व करा तो फिर से 1/2, यानी इसका मतलब अब ये हमें c1/c2 भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर ये अनइक्वल होते तो फिर हमें यही पता चल जाता कि यूनिक सॉल्यूशन का केस है और ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइन का बनेगा। बट क्योंकि अब ये दोनों इक्वल है तो फिर तुम्हें अभी c1/c2 भी फाइंड करना पड़ेगा। C1 12 और C2 भी 12, तो ये आया 1।
तो अब हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम देखते हैं A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, बट जो C1/C2 है वो इनसे डिफरेंट है, यानी नॉट इक्वल है C1/C2, और ये कंडीशन है नो सॉल्यूशन, यानी सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का सीधा केस है, ग्राफ जो बनता है कंपलसरी वो पैरेलल लाइंस का बनता है। तो हमारे पास ऑप्शन है बी जो लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी इसको ग्राफिकली जब हम बनाएंगे तो वो जो लाइंस आएंगी वो पैरेलल लाइंस, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। मैं नीचे से ले रहा हूं जिससे थोड़ा सा मेरे को स्पेस मिलता रहेगा, ऊपर वाले क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा सॉल्व करने, नीचे वाले थोड़े कम सॉल्व करने हैं। तो अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से यही क्वेश्चन है, बट अब की बार से कंडीशन दी हुई है, और कंडीशन है कि इसमें हमारे पास एक पेयर है इक्वेशंस का, हैव नो सॉल्यूशन, और कंडीशन है नो सॉल्यूशन की। तो यहां चेक नहीं करना, कंडीशन दी हुई है तो कंडीशन को रिवर्स यूज करना है, जो अभी हमने प्रूव करके देखा था। यानी टू बी नो सॉल्यूशन, किसी भी सिस्टम का नो सॉल्यूशन होने के लिए वी मस्ट हैव A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। जब ये कंडीशन फॉलो होगी तभी सिस्टम का नो सॉल्यूशन होगा। तो हमें ये उल्टा कंडीशन को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन फिक्स है कि सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन। अब ये A1, A2, B1, B2 की वैल्यू लगा दो, तो A1 की वैल्यू है K, A2 की वैल्यू है 12, B1 की वैल्यू है 3, B2 की वैल्यू है K, C1 की वैल्यू है K-1। ये एनसीईआरटी में भी इसकी डिजिट्स दी है, बस वहां जो कंडीशन है शायद इनफाइनाइट की कंडीशन दी हुई है, तो कंडीशन कोई भी मिल सकती है, उसी के अकॉर्डिंग सोचना है। अब लेकिन यहां हम देखते हैं K हमारा 3 जगह इन्वॉल्व है, तीनों रेशियो में K इन्वॉल्व है। तो पहले हम इसमें से पहला केस लेते हैं और इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं K/12 और 3/K को और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो K² इक्वल 36, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो 36 का स्क्वायर रूट, लेकिन प्लस माइनस का साइन भी लगाओगे, ये ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री में तो नहीं लेना, अदरवाइज कहीं भी यूज कर रहे हैं तो प्लस माइनस का साइन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे K की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। तो आंसर है +-6, यानी 2 ऑप्शन बने। अब यानी तुम यहाँ प्लस या -6 लगाते हो तो तुम्हारा A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल आ जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट C1/C2? तो अगर मान लो मैं लेट करूं कि K इक्वल +6 और उसको मैं यहां पुट करके अगर देखूं तो A1/A2 जो आता है वो 6/12 यानी 1/2 आता है, और अगर यहां मैं K की वैल्यू 6 पुट करता हूं तो B1/B2 जो आता है वो भी 3/6 यानी 1/2 आता है। अब मैं तीसरे को चेक जब करता हूं C1/C2 को, तो K-3/K, और मैं K की वैल्यू 6 अगर सोचूं तो 6 - 3/6, 6 - 3 यानी 3/6 यानी 1/2। तो ये तो इनफाइनाइट का केस बन गया, क्योंकि आप तीनों की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो इसका मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता। अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन बचता है, तो इसका मतलब वो आंसर है, यानी कि अगर मैं K -6 लेता हूं तो -6 लेने पे मेरे को A1/A2 जो मिलता है वो तो मिलता है -6/12 यानी -1/2, और B1/B2 जो मिलता है वो 3/-6 यानी -1/2, और C1/C2 जो मिलता है -6 - 3/-6। अब क्या मैंने K की जगह -6 लगाया तो -9/-6, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, फाइनली 3 3 या 9, 3 2 3/2 डिफरेंट आ गया। तो इसका मतलब K -6 हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बन गया। तो वहां पे तुम इसको पुट करके भी जस्टिफाई कर सकते हो हिट एंड ट्रायल से। तो फिलहाल हमारा -6 आंसर बन गया कि -6 पुट करने पे ये
बनेगा नो सॉल्यूशन और 6 पुट करने पे बनेगा इनफाइनाइट। तो मैंने दोनों केस तुम्हें सॉल्व करके दिखा दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन किसी भी कंडीशन पे हमें मिल सकता है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी सेम यही क्वेश्चन है, इसमें भी हमें कंडीशन दी हुई है, बट ये कंडीशन कुछ ऐसी है कि जो हमने शायद मतलब कंडीशन तो देखी है, बट जो इक्वेशंस में हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। तुम देख रहे हो कि यहाँ जो सिस्टम हमें मिला है उसमें जो वेरिएबल है वो तो एक्स वाई है, बट कोफिशिएंट में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम कंडीशन के हिसाब से अगर चलते हो, कंडीशन है इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन अभी बताई थी, a1/a2 इक्वल p1/b2 इक्वल c1/c2। अब a1 की जगह तो तुम्हारे पास कोफिशिएंट ऑफ x है साइन थीटा, अपॉन a2 की जगह है कुछ नहीं है तो 1, p1 की जगह है cos थीटा, और यहां y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, c1 की जगह 1 और अपॉन में √2। अब फाइनली तुम्हें वैल्यू जो फाइंड करनी थी थीटा की फाइंड करनी थी, तो यानी कि इसका मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू 1/√2 है, तो किसी से भी तुम्हें थीटा मिल जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल अगर 1/√2 है, तो मैंने बता रखा है तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में कि अब इस वैल्यू को टेबल में देखो तो ही तुम्हें थीटा पता चलेगा। केवल 5 वैल्यूज तुम बता सकते हो कि साइन की वैल्यू 5 तुम बता सकते हो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 45 डिग्री की 1/√2 होती है, 60 की √3/2 होती है, और 90 की 1 होती है। तो केवल इनके बेस पे तुम थीटा बता सकते हो, साइन में और कॉस में भी, क्योंकि कॉस में रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा। तो फिलहाल इससे मैच करती है वैल्यू। तो अगर तुम्हें टेबल याद है तो तुम 2 मिनट में आप थीटा बोल सकते हो कि साइन की वैल्यू अगर 1/√2 है तो थीटा 45 डिग्री ही होगा। तो इस तरह से तुम्हें इसका आंसर मिल गया। और कॉस से भी ऐसे ही चलोगे, कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो हमारा ऑप्शन हुआ बी ऑप्शन करेक्ट है कि इसकी वैल्यू जो है वो थीटा की 45 डिग्री है। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये मैंने एग्जाम्पलर के सब्जेक्टिव में से लिया है, फिर मैंने इसको एमसीक्यू में कन्वर्ट किया है। ये एक्चुअली में एग्जाम्पलर में सब्जेक्टिव में दिया हुआ था। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 9th क्लास के बेस पे है ये कॉन्सेप्ट। 9th क्लास में भी ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, इसमें 10th की भी एक चीज ऐड हो गई है और कुछ कॉन्सेप्ट 9th का है। 9th में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता था और हमें पता है एक जनरल कॉन्सेप्ट की किसी पॉइंट से इन्फिनिट लाइंस पास हो सकती हैं, हजारों लाइन एक पॉइंट से पास होती हैं। अब हमें ये क्वेश्चन दिया है कि एक लाइन हमें ऐसी बतानी है जो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो, और तुम्हें पता है पीछे कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट का मतलब कॉमन सॉल्यूशन। अगर 2 लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो समझ लो वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उस पे जो x और y की वैल्यू होगी वो दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन होगी। यानी दोनों लाइन हमेशा अपने कॉमन सॉल्यूशन पे ही इंटरसेक्ट करती हैं। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सबसे पहले हमें इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखना होगा, उसके लिए इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन। तो इनको सॉल्व कर लो एलिमिनेशन से। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो इक्वेशन है हमारे पास x + y = 2, और देखो इक्वेशन ऐसी है कि आसानी से तुम उसको एक नंबर में सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन से। दोनों को ऐड कर दो तो 3x = 3, x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू पुट कर दो तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। तो कुल मिला के तुम्हें ऐसी डिजिट्स मिलेंगी कि जिनको तुम आसानी से सॉल्व कर लो। तो इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा दोनों लाइंस का, उसके कोऑर्डिनेट आ गए 1,1। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जो 1,1 से पास हो। तो अब वो भी अगर 1,1 से पास हो रही है, जैसे 1,1 से यही पास हो रही है, यही पास हो रही है, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन 1,1 है। तो अगर तीसरी लाइन भी यहां से पास होगी तो उसका सॉल्यूशन भी 1,1 होगा। यानी कोई भी लाइन अगर किसी पॉइंट से पास हो रही है तो उस पॉइंट पे जो x और y होंगे वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे। तो इसका मतलब जब ये लाइन इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी 1,1 से पास होगी तो इसका मतलब x और y की जो वैल्यूज है 1,1
वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होनी चाहिए। तो हमें इसी चीज पे फोकस करके आंसर को हिट एंड ट्रायल से चेक करना है कि कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन 1 1 है। तो पहली वाली का सॉल्यूशन 1 1 नहीं है, क्योंकि अब y की वैल्यू 1 लगाओगे तो x की 2 आएगी। ये भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 1 लगाओगे तो y की 2 आएगी। ये भी 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 + 1 2 होता है। x और y आपस में इक्वल है, तो यानी कि ये 1 1 हो सकता है। अगर y की 1 लगाओगे तो x की 1 आएगी, तो इसका ऑप्शन हुआ डी। और ऐसी कितनी लाइन होंगी? तो ऐसी हजारों, इन्फिनिटली मैनी लाइंस पॉसिबल है जिनका सॉल्यूशन 1 1 हो सकता है। तो ये क्वेश्चन हमारी एग्जाम्पलर में दिया हुआ था, और इस क्वेश्चन को तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि कल को तुम्हें ये एग्जाम में अगर मिलता है तो तुम वहाँ इसको आसानी से सॉल्व कर लो इसी तरीके से। अब ये हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल है और डायरेक्ट भी है, और ये बोर्ड में भी आया था 2 साल पहले, इसलिए मेरे को उम्मीद है कि ये कहीं बोर्ड में ना आ जाए। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव का, मैंने उसका एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया है कि हमारे पास एक पेयर दिया है लीनियर इक्वेशन का, और इस पेयर को सॉल्व करके या बिना सॉल्व करे, हमें नहीं पता कैसे करना है, तुम्हें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बट क्योंकि इसमें x/y आ रहा है, तो इस इक्वेशन से तो तुम्हें x/y शायद नहीं फाइंड कर पाओगे, तो सीधी सी बात है तुम्हें पहले x और y अलग अलग फाइंड करना होगा, फिर इसकी वैल्यू बतानी है, ना कि x और y। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं, और ये भी तुम्हें इक्वेशन ऐसी मिली है कि जिनको आसानी से तुम 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन से। तो ये कट गए दोनों, ये हो गया 6x और 9 और 3 12 और 42, तो 6 7 जा 42, x तो 7 आ गया, x की वैल्यू हम पुट करी तो 2 × 7 + y, तो तुम देखोगे घड़ी लगा के सेकेंडों में इसका आंसर तुम निकाल सकते हो। 23 - 14 यानी y = 9। तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। तो अब इसके बाद तुम ये वैल्यूज यहाँ पुट करके तुम्हें y/x - 2 बताना था, तो y की वैल्यू 9 और x की वैल्यू 7 - 2, एलसीएम आया 7, 9 - 14, तो माइनस का 5/7। तो ये हमने -5/7 इसकी वैल्यू निकाल दी y/x - 2 की, तो -5/7 हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए डी ऑप्शन। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया -5/7। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, और ये क्वेश्चन हमारी जो अभी लेटेस्ट सीबीएसई का सैंपल पेपर आया था उसमें भी ये क्वेश्चन था, और मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा तो मैंने इसको फिर से फोकस किया है यहाँ पे तुम्हारे पास अलग से। बट इतना डिफरेंस है कि वहां पे इस क्वेश्चन में x - y पूछा था, तो इसमें कई बार से कुछ लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो सीधी सी बात है कि वो ये सोचते हैं कि अगर हमें x - y निकालना है तो हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, पेयर को। तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैंने वहाँ वैसे सैंपल पेपर के सॉल्यूशन में भी ये बात बताई थी कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें जरूरत ही नहीं है, मतलब तुम्हें x और y को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x और y अलग अलग निकाल के तुम सोचो कि इनका डिफरेंस तुम निकालोगे और उसमें भी तुम मेथड यूज करने लगो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, तो फिर वो मैटर बहुत खतरनाक हो जाएगा। ये स्पेशल केस मेथड है, मेरी वीडियोज में पढ़ा हुआ है, जो एक्सरसाइज वो 3.5 की जो वीडियोज है उसमें ये मैंने सॉल्व करा रखा है मेथड, स्पेशल केस मेथड। तो इससे तुम्हें क्या होता है कि वेरिएबल्स का सम और डिफरेंस डायरेक्ट निकल आता है। अगर तुम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो तुम्हें x + y मिल जाएगा, और अगर इनको माइनस कर लोगे तो तुम्हें डिफरेंस ऑफ द वेरिएबल्स मिल जाएगा। तो वहां पे भी हमने ऐसे ही निकाला था, यहाँ भी ऐसे निकालेंगे। इसके लिए x और y को अलग अलग सॉल्व नहीं करेंगे, तो अब मैं इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 1 - 2। बस ये कि साइन चेंज करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट में। जैसे अब तक मैं इक्वेशंस को ऐड कर रहा था तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं थी, बट सब्ट्रैक्ट में नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करने होंगे। तो 7 - 1 6 और 4 - 2 2, माइनस का 26x और 7 - 1 6 और 26y प्लस का और इक्वल 110 - 62, तो माइनस का 52। तो ये अभी तुम्हें थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि तुम्हारे पास ये रिवर्स गेम आ रहा है। अगर तुम 26 कॉमन लेते हो तो ये प्लस का आ जाएगा,
माइनस का आ जाएगा और ये प्लस का आ जाएगा। लेकिन तुम -26 लेते हो और -26 से माइनस को डिवाइड करोगे तो प्लस का x, और -26 से प्लस को डिवाइड करोगे तो माइनस का y, और ये माइनस का 52 एज इट इज चलता रहेगा जैसे चल रहा है। और जब तुम इसको डिवाइड में लेके जाओगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2। तो ये हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसके हिसाब से तुम ये देख रहे हो कि अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो स्पेशल केस में तो तुम्हें x प्लस वाई मिलता है, और डिफरेंस करते हो तो x माइनस वाई मिलता है। अब हमारे पास इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी हमारी कई बुक में दिया हुआ है। इसमें हमें एरिया फाइंड करना है, और हमारे पास एक पेयर दिया है और उनका एरिया, क्योंकि दो लाइन से तो एरिया बनेगा नहीं, दो इंटरसेक्टिंग लाइन से एरिया नहीं बनता, ट्राइंगल बनता ही नहीं है, ट्राइंगल बनता 3 लाइन से। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें ये दिया है कि हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है जो इन दोनों लाइन से और एक्स एक्सिस से बनेगा। यानी कि जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो तुम्हारे पास एक्स एक्सिस के साथ ये दोनों लाइन एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगी, और तुम्हें इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। एक लाइन की इक्वेशन, एक इक्वेशन की लाइन ये होगी और एक इक्वेशन की लाइन ये होगी, और ये है तीसरी लाइन यानी एक्स एक्सिस। अब ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा और तुम्हें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, मान लो ये तो दोनों इक्वेशंस हैं, ये इस तरह से होंगी कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट जरूर करेंगी। तो इसका मतलब अब हमें इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट के पहले हमें कोऑर्डिनेट निकाल लें, फिर हम इस ट्राइंगल ABC का एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेता हूं एल्जेब्रिकली। उसके लिए ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, एल्जेब्रिकली मैं बता दूंगा, क्योंकि आसानी से तुम सॉल्व कर लोगे। ऐसी इक्वेशन तुम्हें मिलेंगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, क्योंकि y कैंसिल करना है बट दोनों में नेगेटिव है, तो अब तुम्हें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये y से y कैंसिल हुआ, माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का 3x और ये प्लस प्लस के ऐड होके 6, तो x की वैल्यू आई, ये प्लस का जाके -6 अपॉन -3 यानी कि 2, और x की वैल्यू जब तुम यहाँ पुट करते हो फर्स्ट में तो 2 - y + 2 = 0, यानी y की वैल्यू आई 4। तो फाइनली अब हमने इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दिए, ये आए x आया 2 और y आया 4। तो अब इससे क्या हुआ, ये कोऑर्डिनेट निकालने से हमें ये हाइट पता चल गई, यानी कि हमें ये पता चलेगा कि ये पॉइंट का इस वाली लाइन से डिस्टेंस कितना है, यानी इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है। तो ये जो डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस से वो होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो यानी कि अगर मैं इसकी हाइट को AD बोलूं तो AD का मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस जो हुआ वो वाई कोऑर्डिनेट यानी कि 4 हो गया। AD की वैल्यू 4 यूनिट आ गई। अभी बस मेरे को जरूरत है इस बेस की। तो अब तुम्हें दिख रहा होगा जो B पॉइंट है वो इस लाइन का और इस एक्स एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे, इस वाली लाइन को और इस एक्सिस को, जो इक्वेशन है, अब एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होती है y बराबर 0 होती है, इसे याद करो। कभी कभी MCQ बन सकता है इस पे एक नंबर का कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो वो होगी y = 0, और व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो वो होती है x = 0। तो y = 0 का और इस वाली लाइन का, मान लो मैं इस लाइन को कुछ बोल दूं, सपोज मैं इसे बोल दूं x - y - 2 + 2 = 0। मेरे को नहीं पता ये ग्राफ कैसा बनेगा, बट हाँ ये पक्का है कि ये एक स्ट्रेट लाइन जरूर बनेगी। ऐसी इस लाइन को मैं दूसरी बोल देता हूं, ये वाली बोल देता हूं 4x - y - 4 = 0। तो अब मैं ये वाली लाइन का और इस y = 0 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालूं तो ये 2 मिनट का काम है। मेरे को केवल y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करनी है, तो मेरे को b के कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे, क्योंकि ये y कंपलसरी यहाँ 0 ही होगा। तो जैसे ही मैं y की वैल्यू 0 लगाता हूँ इस वाली इक्वेशन में, x - y + 2 = 0 में अगर मैं y की जगह 0 पुट करता हूँ तो x + 2 = 0, यानी x की वैल्यू आती है -2, तो इसके कोऑर्डिनेट तो हो गए -2, 0। ऐसे अगर मैं c के कोऑर्डिनेट निकालूं तो अब मेरे को इस वाली इक्वेशन में y की जगह 0 लगाना है। तो यहाँ y की जगह 0 लगाता हूँ तो 4x - 4 यानी 4x = 4, x की वैल्यू 1 आती है, तो इसके कोऑर्डिनेट होगा 1, 0। तो ये 2 मिनट का काम है, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 यूनिट, -2 का मतलब 2 यूनिट,
और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 यूनिट। तो फाइनली BC की वैल्यू आई 2 + 1 यानी कि 3 यूनिट। तो इस तरह हमें ये बिना ग्राफ बनाए ओरली सोचना होगा। अब हमने ओरली सोच लिया, अब हम एरिया बता सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा हाफ इंटू बेस यानी कि 3 इंटू 4 यानी कि 12 का हाफ, 6 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये बिना ग्राफ बनाए तो मैं आंसर निकालना है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां मैंने तुम्हें कुछ टेक्निक्स बताई हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट बताए हैं जिनका इस्तेमाल हम यहाँ MCQ क्वेश्चंस में कर रहे हैं। तो आगे अब मैं नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे लिए तैयार करूंगा, मोस्ट डिमांडिंग वीडियो ट्राइंगल्स, 40-40 सीरीज की नेक्स्ट वीडियो ट्राइंगल्स। थैंक यू।